हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज हम लोग देखेंगे G7 शिखर सम्मेलन के बारे में डिटेल में। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसकी मीटिंग कहाँ हुई है और इसके जो मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा है, ये न्यूज़ में क्यों थी और इसके जो मतलब परिणाम क्या हुए हैं, और G7 से G8 कब बना और G8 से फिर G7 कब बना। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंट्री थे और G7 बना तो इसमें कौन सी कंट्री को निकाल दिया गया। ठीक है, और ये कब बना था और इसका क्या प्रोविज़न था, इसके एजेंडे क्या क्या हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो एक एक चीज़ करके हम लोग देखते हैं इसमें। तो देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। अगर न्यूज़ की बात करें तो इसकी अभी मीटिंग हुई है, ये 47वां संस्करण इसका था। ठीक है, उसको वो मीटिंग हुई है। ये जो इंग्लैंड के दक्षिणी पश्चिमी इंग्लैंड के कार्नवाल में ये 7 देशों के जो ये नेता मिले हैं, जो इनके प्रमुख होते हैं US, जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा और जापान के और इटली के। ठीक है, तो ये 7 कंट्री इसमें शामिल हैं और सातों देशों के ये इसमें नेता मिले हैं इसमें। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में थी और इसमें नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया था, इंडिया को खासकर। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो G7 शिखर सम्मेलन में खुले समाज और खुली अर्थव्यवस्था पर अतिथि देशों के लिए एक विशेष आउटरीच सत्र में बोलते हुए कहा कि भारत दुनिया के सबसे अमीर G7 देशों के साथ सत्तावाद के खतरों से लड़ने के लिए एक स्वाभाविक सहयोगी है। और ये रविवार को ब्रिटेन के काबिस बे में ये समाप्त हुआ। मतलब 2 दिन का यह शिखर सम्मेलन चला था और ब्रिटेन के काबिस बे में समाप्त हुआ और शुरुआत हुई थी कार्नवाल में। ठीक है, UK के कार्नवाल में। तो ये मोदी जी ने इसमें ये बात रखी। और इसकी पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो इसमें देखो, यूनाइटेड किंगडम ने भारत और ऑस्ट्रेलिया और जो दक्षिणी कोरिया है, ठीक है, इसको इसमें इनवाइट किया है। UK ने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी कोरिया को इनवाइट किया है। तो इसे D10 के रूप में आगे देखा जा सकता है, क्योंकि अगर इनको मान्यता मिल जाती तो D10 का मतलब है डेमोक्रेसी 10। ठीक है, उसके बारे में इसको चिन्हित किया जाएगा। तो उसी के बारे में है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब कौन कौन से कंट्री को इसमें इनवाइट किया गया है। तो इसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिण कोरिया है। ठीक है, अब G7 के बारे में देख लेते हैं कि मतलब क्या है ये एक्चुअली में, ये किस एजेंडे पे काम करता है। तो देखो, 7 देशों के नेता इसमें, जैसे US, जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, जापान और इटली। ठीक है, इन्हीं के ये 7 देश ये कार्नवाल में मिले हुए हैं और ये शिखर सम्मेलन का 47वां संस्करण था। ठीक है, और इसमें गरीब देशों को कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में मदद करने के लिए G7 नेताओं ने प्रतिवर्ष जो है 100 बिलियन डॉलर की जो आतिथ्य देय व्यय प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपना योगदान बढ़ाने के लिए रविवार को सहमति व्यक्त की है। तो जो गरीब देश जो कार्बन जो उसमें कटौती करने के लिए उनको ये 100 बिलियन डॉलर जो ये दिया जाएगा इसमें। ठीक है, इसके लिए भी बात की गई है। और साथ साथ अगर बात करें तो G7 शिखर सम्मेलन के पहले आउटरीच सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती को सामूहिक समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि पृथ्वी एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण का आह्वान किया, जिसका उद्देश्य महामारी से निपटने के लिए दुनिया के राज्यों के बीच एकता और एकजुटता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में कहा। साथ ही ये जो G7 के वित्त मंत्रियों ने शिखर सम्मेलन के जो 4 से 5 जून में ये लोग मिले थे, तो इसमें मुलाकात की थी और बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए 15% की न्यूनतम वैश्विक दर जो 15% जो न्यूनतम वैश्विक कर दर का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की गई थी, जिससे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक उचित हिस्सा होगा कि मतलब एक ग्लोबल टैक्स होना चाहिए कि उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये 15 यानी 15% पर सहमति बनी हुई है। ठीक है, तो इसके लिए भी इन्होंने बात की। और साथ ही जो इन्होंने मतलब बात की। ठीक है, और उसके साथ साथ ये उन न्यायालयों में कर जहां वे पैसा और मुनाफा कमाते हैं, बजाय एक दौर में सरकारों की भूमिका निभाने के जहां वे स्पर्धा करेंगे कि कौन उन पर सबसे कम लगाएगा, मतलब कर कौन उन पर सबसे कम लगाएगा। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को टैक्स हेवन का
लाभ उठाने की अनुमति देगा। ठीक है, मतलब जो अनुमति दी गई है कि जैसे मॉरिशस है, सिंगापुर है, तो वहाँ क्या होता है कि बहुत कम टैक्स लगाया जाता है, लगभग 10% से नीचे भी लगाया जाता है, 2-3% भी कहीं कहीं का है। तो ये क्या करती हैं कि ये टैक्स हेवन कंट्रियों में ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अपना बेस बना लेती हैं और वहीं से हर जगह इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है, तो उसी पे ये बात करने उस पर बात की गई है इस मीटिंग में। ठीक है, और G7 है क्या, इसके बारे में अगर बात करें तो G7 मूल रूप से G8 की स्थापना जो G7 से G8 की मूल रूप से स्थापना की गई थी 1975 में। दुनिया के प्रमुख औद्योगिक देशों के नेताओं को एक साथ लाने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में की गई थी। और शिखर सम्मेलन यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय संघ और निम्नलिखित देशों के नेताओं को इकट्ठा करना, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये 7 कंट्री इसमें शामिल थी। ठीक है, और जी सेवन का जो प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करना है। यह कभी कभी आर्थिक मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के साथ अन्य वैश्विक समस्याओं को हल करने में भी मदद करने के लिए एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत से मुद्दों पे काम करते हैं और ये जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक बहुत बड़ा समूह है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ग्लोबल तौर पे और ये इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये G7 जो है G8 कैसे बना उसके बारे में देखते हैं। तो अगर G7 जो G8 की बात की जा रही है तो देखो G8 बना था 1998 में, क्योंकि रसिया को औपचारिक रूप से समूह में एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, जिसके कारण ये G7 से G8 बन गया। ठीक है, हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पूर्व यूक्रेन में जो ये रूसी सैनिकों को स्थानांतरित करने और 2014 में क्रीमिया पर विजय प्राप्त करने के निंदनीय कार्य के लिए G8 देशों से मतलब G8 देशों ने इनकी भारी आलोचना की और उससे फिर बाहर कर दिया गया। तो उसके बाद ये फिर से ये मतलब जो समूह था, अन्य राष्ट्रों ने अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप रूस को G8 से निलंबित करने का निर्णय लिया और 2014 में फिर से ये G7 बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये G7 की रणनीति थी, पूरी 75 में बना और उसके बाद 2014 में फिर से G7 बन गया। ठीक है, तो ये G7 कंट्री हैं, ये आप लोग मैप में भी देख सकते हैं। जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, कनाडा है, ठीक है, यूएस है, इटली है और जापान है। ठीक है, G8 में ये रसिया शामिल हो गया था, उसको फिर से निकाल दिया गया। और G20 की अगर बात करें तो G20 में देखो G7 की सारी कंट्री हैं ही हैं इसमें, और उसके बाद G20 में भी इसमें देखने को मिलेंगी, जैसे टर्की है, यूरोपियन यूनियन है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, साउथ कोरिया है, मैक्सिको है, चाइना है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरब है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और साउथ अफ्रीका है। तो ये सारी कंट्री आपको देखने को मिलेंगी G20 में। ठीक है, तो G7, G8 और G20 आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और गाइज अगर क्लियर हो गया हो, ठीक है, अगर लगता है कि आप लोगों को इससे सहायता मिली है और इससे आपका टॉपिक क्लियर हुआ है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। आगे इसको बढ़ाते रहिए वीडियो को, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाता रहूं, नए नए वीडियो जो भी होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।